हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको फ्यूल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद रिस्पिरेटरी ऑर्गन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो छोटा सा वीडियो होगा, 10 मिनट में इस दोनों को पूरे डिटेल में हम कवर कर लेंगे। तो पहले हम ब्रीदिंग को देखते हैं। तो ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है कि हम बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। एनसीईआरटी में एक और टर्म दिया हुआ है, रिस्पायरेशन। एनसीईआरटी तो कह देती है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन। लेकिन रिस्पायरेशन जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसका डिफ्यूजन होता है एल्वलाई और ब्लड के बीच में, फिर उसका ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ब्लड और टिश्यू में जाके डिफ्यूजन होता है, एंड देन उस ऑक्सीजन का यूज करके हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है और उस एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में हमारी बॉडी यूज करती है। तो रिस्पायरेशन जो होता है एक थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए देखिए हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि ब्रीदिंग जो होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। इट इज द फिजिकल फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि रिस्पायरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होता है। नो रिलीज ऑफ एनर्जी। नो नो रिलीज ऑफ एनर्जी। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी इज रिलीज। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, किसी ब्रीदिंग में किसी प्रकार का कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो इन्वॉल्वमेंट मेंट ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे क्या होता है? कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और एक बात करते हैं ब्रीदिंग की कि देखिए, जो मोड ऑफ ब्रीदिंग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो होता है वेरी करता है। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है, किस हैबिटाट में रहता है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रोसेस है सेलुलर रिस्पिरेशन का वो सब में सेम होता है। हमारे में भी वही होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है? वही होता है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। देखिए, फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं मोड ऑफ ब्रीदिंग इज सेम। नहीं, मोड ऑफ ब्रीदिंग वेरीज among ऑर्गेनिज्म। जबकि जो मोड ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, लिखेंगे प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन इज सेम among ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ब्रीदिंग एक क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि रिस्पिरेशन क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में किसी प्रकार का एनर्जी रिलीज नहीं होता है, रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। ब्रीदिंग में किसी प्रकार का एंजाइम कैटलिस्ट का यूज नहीं होता है, जबकि रिस्पिरेशन में यूज होता है। मोड ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन है वो क्या होता है? सब में सेम रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो देखिए, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला, फर्स्ट जो होता है हैबिटाट।
सेकेंड जो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट जो होता है हैबिटाट पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड करती है, और सेकंड जो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो हैबिटाट अगर मान लेते हैं कि एक्वेटिक है, अगर किसी ऑर्गन का हैबिटाट क्या है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक है तो वो क्या यूज करेगा, गिल्स का यूज करेगा। गिल्स का यूज करता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर कोई आदमी है वो लंग्स, वो लैंड पे रह रहा है, लैंड पे यानी टेरेस्ट्रियल है, तो क्या यूज करेगा, वो लंग्स का यूज करेगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं सेकेंड। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। सेकेंड जो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। थर्ड जो होता है क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो चलिए इसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इसको हम देखते हैं कैसे पूरे डिटेल में। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन लेवल और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सबसे पहले आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आते हैं, स्पॉन्ज आता है, स्पॉन्जेज आते हैं। ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, सिलेंट्रेट और टिनोफोर आते हैं, सिलेंट्रेट आता है। सेकेंड जो होता है टिनोफोर आता है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन आते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस आते हैं। तो ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है, और ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है, ये सब के सब क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं पूरे इंटायर बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो क्या लिखेंगे, दे ऑल रिस्पायर थ्रू इंटायर बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये सभी के सभी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिस्पायर करते हैं पूरे अपने बॉडी सरफेस से। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थवर्म को देखते हैं। तो अर्थवर्म जो होता है मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करता है। अर्थवर्म क्या यूज करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेकियल सिस्टम होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है। उसके बाद बोनीफिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट और मोलस्का जो होते हैं, एक मिनट ये शायद ना दिखे, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए, बोनीफिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट और मोलस्का जो होते हैं ये क्या यूज करते हैं, गिल्स यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्रेंकियल रिस्पायरेशन कहेंगे, ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। उसके बाद एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल जो होते हैं ये क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं आपका लंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहेंगे, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है। उसके बाद हम एक स्पेशल केस देखते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग जो होता है इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोचा है। देखिए, फ्रॉग जब वाटर में रहता है तो वो किस तरह से रिस्पायर करेगा उसको हम देखेंगे, लैंड पे रहता है तो किस तरह से रिस्पायरेशन करता है, और एक थर्ड केस होता है एस्टिवेशन या हाइबरनेशन, जब वो समर स्लीप या विंटर स्लीप में चला जाता है तो उस केस में वो किस तरह से रिस्पायर करता है। तो देखिए, जब वाटर में रहता है, जब फ्रॉग वाटर में रहता है तो ये क्या यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करता है, ओनली स्किन, ओनली स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किन से जो रिस्पायरेशन होता है उसे हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं।
क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है। उसके बाद जब ये लैंड पे रहता है, ये लैंड पे रहता है तो ये क्या यूज करता है, स्किन भी यूज करता है, स्किन का भी इस्तेमाल कर सकता है, प्लस लंग्स का भी यूज कर सकता है, प्लस एक थर्ड होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी भी यूज कर सकता है। ठीक है। और थर्ड केस एस्टिवेशन या हाइबरनेशन के टाइम, एस्टिवेशन जिसे हम क्या कहते हैं, समर स्लीप कहते हैं, और सेकेंड जो होता है हाइबरनेशन, हाइबरनेशन जिसे हम क्या कहते हैं, विंटर स्लीप कहते हैं। तो इस दौरान भी ये क्या यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है, ओनली स्किन, ओनली स्किन। तो क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है। तो जब वाटर में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्किन यूज करेगा, जब लैंड पे रहेगा तो स्किन का भी यूज करेगा, लंग्स का भी यूज करेगा, बक्कल कैविटी का भी यूज करेगा, और जब एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में जाता है तब भी वो सिर्फ और सिर्फ स्किन का यूज करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, 10 मिनट 15 मिनट का ऐसा ही हम लेक्चर को रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।